सब तरह से जी, ये साइबर युद्ध है, ये कितना खतरनाक है और क्या इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाना चाहिए? जी साइबर युद्ध जो है एक किस्म का बॉर्डर लाइन अटैक है किसी स्टेट या राष्ट्र के ऊपर। जी। और इसको कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में इसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जा सकता है। किसी किसी परिस्थिति में इसकी पूरे एक्ट ऑफ वॉर करके काउंटर मेजर जो है, हॉट हॉट काउंटर मेजर्स की इसमें गुंजाइश नहीं रहती है। जी। साइबर वॉरफेयर और साइबर क्राइम के बीच में बहुत ही एक फाइन लाइन है। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसा मैं कहूंगा कि देखिए, साइबर वॉरफेयर के जो मुख्य आयाम क्या है, जिसे हम कह सकते हैं साइबर टेररिज्म, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? पावर ग्रिड, पानी के सप्लाईज, हॉस्पिटल के यूपीएस सिस्टम्स, हम्म। पूरे रेल, एयर, और क्या कहते हैं स्ट्रीट ट्रैफिक के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपके जहाज के सिग्नलिंग सिस्टम। हाँ। फिर मान लीजिए कि बड़े बड़े प्लांट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो हैं, जिसके केमिकल प्लांट्स के ऑटोमेटेड सिस्टम या न्यूक्लियर प्लांट्स के जो कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम्स है, अगर उसके अंदर कोई अटैक हो जाता है तो इसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। बड़े बड़े पाइपलाइंस हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक डैम्स हैं, उनके ऊपर मैनिपुलेशन कर दीजिए तो ये हम्म। बाढ़ आ सकती है, नहीं तो डैम फट सकता है। तो हम्म। इस चीज को साइबर टेररिज्म कहा जाएगा। दूसरा, फाइनेंशियल इन इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए, कुछ दिन पहले अभी हमारे ही इसमें क्या हुआ था, हमारे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीच में ट्रेडर्स को जो है बहुत हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। किनको? बुल्स को प्रॉब्लम आ रही थी, बियर्स को बहुत फैसिलिटी थी। यानी जो भी व्यक्ति सेलिंग करना चाह रहा था वो हम्म। आराम से क्या कहते हैं स्टॉक्स बेच पा रहा था। लेकिन हम्म। अगर कोई खरीदने की कोशिश कर रहा था भारतीय व्यक्ति, वो स्टॉक नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप हो रहा था, हम्म। उस वजह से भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का लॉस लोगों के अंदर पाया गया। हाँ। बैंक्स के अंदर अभी जैसे मैंने बताया डीडोएस अटैक हुआ हमारे यूपीआई सिस्टम के ऊपर, हम्म। एसबीआई के ऊपर कल अटैक हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार का जो काम होता है, नॉर्थ कोरियन साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चुरा लेते हैं। फिनेंशियल कोलैप्स किया जाता है जब आप बैंक के फिनेंशियल, आज की तारीख में जो कुछ भी पैसा है हम्म। वो एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। हम और आप सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब वॉलेट में नोट रखना जो है एक मतलब पुराना रीति रिवाज रह गया, जो हार्डली आदमी कुछ पैसा रखता है। सारा का हम्म। सारा पैसा जो है बैंक से एट टच ऑफ द फिंगर या फिंगरप्रिंट पे सीधा चला जाता है। जी और जी। लोग जो है भारी अमाउंट का ट्रांजैक्शन भी इससे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको अगर हैक कर दिया जाए तो पूरा जो है किसी भी राष्ट्र के वेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। दूसरा क्या कहते हैं, डीप फेक बता के क्या कहते हैं सनसनीखेज इंफॉर्मेशन फैला दिया जाए, र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी जाए, जिस वजह से राइट्स छिड़ जाए और देश में अस्थिरता फैल जाए, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसे मास साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं और साइऑप्स कहते हैं। हम्म। हाँ। तीसरा है कि डिफेंस सिस्टम पे अटैक। जैसे मान लीजिए कि आपका राडार सिस्टम के पावर सप्लाई, उसके जो मिलिट्री के क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, कमांड स्ट्रक्चर है जिसे C4I2 कहते हैं, उसके ऊपर जब हमला होता है तब इस इन सारे कंडीशंस में, इन मेजर कंडीशंस में, तीसरे को छोड़ के, पब्लिक ओपिनियन को छोड़ के, तो डायरेक्टली आप इसे एक थ्रेट ऑफ एक्ट ऑफ थ्रेट कहते हैं, तो इमीडिएट साइबर अटैक किया जा सकता है रिस्पॉन्स में। पर नहीं तो हॉट अटैक या काइनेटिक अटैक भी करने की लाजमियत बनती है। जी। तो
जिसे हम कहते हैं, इससे तीन चीजें होनी, चार चीजों के अंदर जस्टिफिकेशन आती है। हम्म, जिससे फिजिकल हार्म हो, राष्ट्रीय हम्म, सुरक्षा हम्म, बाधित हो जाए, हम्म, और किसी एक फ्लैग या राष्ट्र के अंदर के लोगों ने किया है, जैसे क्या कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के में पाकिस्तानी के लोग करते हैं, या कोरिया नॉर्थ कोरियंस करते हैं, या कुछ रेडिकल ग्रुप्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज से हमारे ऊपर करते हैं, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो सकती है। उस चीज को कहा जाता है कि दिस इज अ साइबर अटैक, जिसके ऊपर रिस्पांस बनता है। कहाँ कहाँ पे आप रिस्पांस नहीं कर पाते हैं, हम्म, जब मान लीजिए प्योरली इकोनॉमिक है और क्या कहते हैं कुछ विशिष्ट इंडिविजुअल तक है, हम्म, मतलब जनरल कोलैप्स नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल को आपने लूट लिया, ये कर लिया, हम्म, तो वो क्राइम के पर्दे में चला जाएगा, वो वॉरफेयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एस्पियोनाज किया गया है, किसी से आपने टेक्नोलॉजी चुरा ली, तो उसको ऑफेंसिव तरीके से आप नहीं कह सकते कि एस्पियोनाज इज एक्ट ऑफ वॉर। एस्पियोनाज इज जनरली ऑफेंसिव इन नेचर, लेकिन आप इसको एक्ट ऑफ वॉर हम्म, के अंदर नहीं दे पाएंगे। हम्म, दूसरा है कि जब आपको पता ही नहीं हो कि अटैकर कौन है, इतने लेयर्स उसने दे रखा है कि हम्म, आप सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाते, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हम्म, इन सारे परिस्थितियों में आप ऑफेंसिव एक्शन नहीं कर सकते। जी। और तो अभी जो देश हैं वो अपनी साइबर रक्षा रणनीतियों को किस प्रकार तैयार कर रहे हैं, भारत कैसे कर रहा है? एक मिनट रुकिए। मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। आई कॉल। आई कॉल। हाँ, तो माफ कीजिएगा, एक जी, बीच में जी, बार बार कॉल आ रहा जी, था। हाँ, तो जो देश के अंदर जो बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके पास एक पूरा साइबर कमांड है। अच्छा, और साइबर कमांड के अंदर साइबर डिफेंसेस हैं, साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, पूरा का पूरा एक साइबर आर्मी है जो कि हैकिंग, एडवांस्ड क्या कहते हैं साइबर इंट्रूजन, साइबर वेपनरीज, और इन सब के ऊपर क्या कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, एस्पियोनाज, एकदम हाई लेवल पे काम करते हैं। और उसमें सोवियत रूस है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, नेटो कंट्रीज हम्म, हैं, वार्सो कंट्रीज हैं, और कुछ क्या कहते हैं इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, जैसे आप कह लीजिए कि इंडोनेशिया के जो लोग हैं, या नॉर्थ कोरिया के हैं। चाइना तो एक बहुत बड़ी शक्ति है इस चीज में, दुनिया का सबसे एडवांस्ड हम्म, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी एंड साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी आज अच्छा, यूएस या रशिया से ज्यादा चाइना के पास है। अच्छा, साइबर डोमेन में दुनिया का सबसे एडवांस्ड, एक कह सकते हैं अनडिस्प्यूटेड किंग हम्म, है। पब्लिक अवेयरनेस एंड मीन्स इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो है हम्म, वो करना पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो है डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी कमजोरी है। जबकि अच्छा, ऑटोक्रेटिक रिजीम है, जैसे पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, सूडो डेमोक्रेसी। चाइना एक फुल्ली ऑटोक्रेटिक स्टेट है। रशिया एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक स्टेट है। तुर्की एक ऑलमोस्ट सूडो ऑटोक्रेटिक स्टेट है। तो वहां पे पब्लिक मिस इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से, क्योंकि ना इंफॉर्मेशन अब पब्लिक तक आराम से पहुंच सकती, ना पब्लिक उसको उस तक पहुंच सकता है। आप टाइटली गवर्नमेंट सोर्सेस से इसको रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स में जो है आपको इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि हमने अलाउ किया है हम्म, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंशन एंड फ्रीडम, तो वहां पे इन चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो है सॉफ्ट टारगेट होती हैं। और अगर अब जॉन बॉर्डन्स रिंग की बात करें, जहाँ पे द रिंग ऑफ बिलीफ, जब व्यक्ति के जो कोर बिलीफ पे या कोर सेंसिटिव चीजों पे हमला होता है, तो व्यक्ति कभी भी उन्मादना की तरफ बढ़ सकता है, और वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो इस तरह ट्रिगर पॉइंट की मैपिंग करके उनको मास राइट्स कराए जा सकते हैं और कराए जाते हैं। तो साइबर वॉरफेयर जो है वो उस वो बेसिकली कंप्यूटर एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। इसको साइबर नेटिक्स कहते हैं। इसका हम्म, कुछ हिस्सा जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉग्निटिव वॉरफेयर नहीं है। कॉग्निटिव वॉरफेयर इससे कई गुना बड़ा है।
कॉग्निटिव वारफेयर और साइबर वारफेयर के बीच में एक छोटा सा ओवरलैप, अच्छा। मतलब सिग्निफिकेंट ओवरलैप है लेकिन बहुत छोटा है दोनों का अगर परिधि देखा जाए। हम्म। साइबर वारफेयर जो है आईटी एनेबल्ड सिस्टम के ऊपर ही काम कर सकता है, लेकिन कॉग्निटिव वारफेयर के लिए किसी आईटी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। साइबर वारफेयर जो है इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद का फिनोमिना है। आज के आने वाले समय में क्या कहते हैं एक परवेजिव चीज होती जा रही है, जबकि कॉग्निटिव वारफेयर जो है चाणक्य के समय से चल रहा है। तो इसीलिए अ, इस किस्म के डिफेंसिव सिस्टम्स को और पब्लिक इंफॉर्मेशन को और आइडियोलॉजी हार्डनिंग को स्कूल्स, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स, मास मीडिया, मास सिस्टम के थ्रू व्यक्ति पब्लिक इंफॉर्मेशन को ट्रेन किया जाना चाहिए और लोगों को हार्डन करना चाहिए। अब ये कहने से पहले एक स्टेटमेंट मैं जरूर कहूंगा। तो आप सोचेंगे कि तो भाई सब फिर आसान है, लोग करते क्यों नहीं है? हम्म। क्योंकि जिन डेमोक्रेटिक स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं वो खुद अपने लोगों पे, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर जो है कॉग्निटिव वॉरफेयर एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करते हैं, अपने लोगों को मूर्ख बनाता है। जैसे डीजी आईएसपीआर जो है हम्म उससे हम और आप कम इन्फ्लुएंस होंगे। हो सकता है हमारे कुछ लिब्रांडो इन्फ्लुएंस हो जाए या लिबर्टार्ड लोग जो हैं वो नाटक करे और क्या कहते हैं कुछ शांतिपूर्वक जो है पत्थर वत्थर फेंकने लग जाए, लेकिन वो कितना कितना ज्यादा अराजकता फैला सकते हैं कुछ सीमित क्षेत्रों में। लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है उनके गिरफ्त में है, दे आर रीलिंग अंडर इट। पूरा बलूचिस्तान का नैरेटिव दिखे, पूरा पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड है इंफॉर्मेशन का, इनका। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही लोगों पे कर देते हैं साइबर वॉरफेयर। इसलिए कभी भी स्टेट अपरेटस जो है हम्म अपने पॉपुलेशन को हार्डन नहीं कर पाती, क्योंकि एक हार्डन्ड पॉपुलेशन होगी, हम्म अवेयर पॉपुलेशन होगी, तो इनकॉम्पिटेंस हम्म का टॉलरेंस कम होगा और वो चेंज के लिए बहुत ज्यादा रेडी हो जाएगी। मतलब वो तुरंत उस सत्ता को, उस लोगों को उखाड़ फेंकेंगी जो उनके एस्पिरेशंस पे पूरे नहीं उतरते और उनके जो छलावे हैं, जैसे फ्री की बिजली पानी दे दो या किसी का मंदिर मस्जिद का झगड़ा कर दो, बुरखे पे नाटक कर दो। अपने को देखना ही नहीं गवर्नेंस क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या हो रहा है, क्या कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या बन रहे हैं, हमारा क्या कहते हैं नॉलेज क्रिएशन कितना हो रहा है, हमारे हम्म स्टार्टअप्स में कितने हाई टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, कितना हम्म देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, इस पे फोकस नहीं है। एरिना में और नॉनसेंस चीजों पे देश जनता का ध्यान भटका के रखा जा रहा है। तो हम्म वो उस चीजों पे फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, पब्लिक जनता सवाल पूछेगी। हम्म और जैसा जेपी ने कहा था कि जनता जब कोपाकुल होके भ्रिकुटी चढ़ाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हम्म लोगों को इससे भी डर लगता है, तो इससे हार्डनिंग नहीं कर पाते। हम्म। तो ये जो क्या प्राइवेट टेक कंपनियां हैं वो भी साइबर युद्ध का हिस्सा बन रही हैं? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट इनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो आज जो बिग डाटा है और बिग टेक है, देखिए दुनिया में आज अगर मैं कहूँ तो सत्ता जो है चार बड़े बड़े मल्टीनेशनल, एक सुप्रा नेशनल एंटिटीज के पास चली गई है, जैसे ग्रुप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो स्पेसिफिक सेक्टर में काम करती हैं। हम्म। एक हो गया डिफेंस, जी। डिफेंस एंड वॉर का जितना भी इकोसिस्टम है हम्म वो दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी है। दूसरा एनर्जी का जो लॉबी है, एक ऑयल लॉबी हो गया, हम्म और क्या कहते हैं रिन्यूएबल लॉबी हो गया, ये दोनों के बीच में युद्ध है। हम्म तीसरा फार्मा हो गया। चौथा क्या कहते हैं बिग टेक एंड क्या कहते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये जो क्या कहते हैं गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, जिनके पास बोथ टेक्ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की पावर है, इन्हीं के एनेबलमेंट से ये अलग अलग किस्म के एआईज बन रहे हैं। कुछ एआईज जो हैं एक्सट्रीमली नेफेरियस हैं, जो कि इस किस्म के वारफेयर के लिए ट्रेन किए जाते हैं। और हम्म जो जनरल एआई है वो इंसान मानवता को बढ़ाने के लिए जो आपको थोड़े से चीज में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों किस्म का काम जो है ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, और इस फील्ड के क्या कहते हैं जानकार ही इस चीज को अच्छी तरह से समझ या समझा सकते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का वैचारिक विघटन है, आइडियोलॉजिकल सबवर्सन, वो अब हम्म। एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं।
जी ना तो सिर्फ ये नया युद्ध क्षेत्र बना है, ये इसके क्या कहते हैं बहुत सारा आयाम है। मैं इस आयाम को पूरी तरह से कवर करूंगा। हम्म। देखिए सोशल मीडिया में जो ये चल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं एक किस्म से वैचारिक विघटन कहें, या जिस किस्म का भी आइडियोलॉजिकल इसकी सिचुएशन बताएं, तो बेसिकली इसके चार स्टेज हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्सन के। हाँ, पहले डीमोरलाइजेशन किया जाता है। डीमोरलाइजेशन के बाद जो है, डीमोरलाइजेशन के बाद है कि आपके अंदर जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कियोस पैदा किया जाता है। फिर उसके अंदर जो क्या है कि डीमोरलाइजेशन के बाद आपका ये यूरी ब्रेजमेनोव जो है, हम्म। उनकी कंसेप्ट है। तो डिमोरलाइजेशन पहले क्या हो गया कि आपने डिमोरलाइजेशन कर दिया, लोगों को अपने कल्चर और अपने रूट से दूर कर दिया, जो कि बॉलीवुड के तरफ से। उसके बाद जो है अपने लोगों के अंदर एक हीन भावना, एक पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट किया, तो आपने डिस्टेबलाइजेशन शुरू किया। जैसा हमने देखा हुआ है, अलग अलग समाज के लोग जो हैं अपने ही इंस्टीट्यूशन को, अपने ही क्या कहते हैं नेशनल एसेट्स को जलाने, तोड़ने, फोड़ने, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, दंगा फसाद शुरू हो जाता है, और ये हो जाता है। तो ये डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और क्या कहते हैं र्यूमर मॉन्गरिंग और मोरल पैनिक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि शायद कोई नहीं जानेगा, ये जो रणवीर अलाहाबादिया जिसको आप देख रहे थे, या कुछ हम्म। दिन पहले आपने ये पूर्वा मखीजा को देखा, जो इसके भद्दे भद्दे लीचड़ किस्म के जो गंदी कमेंट्री, जो हमारे समाज के साथ कोई ये नहीं रखती, इसका बिल्कुल। ये इनके जो सुपर नॉर्मल जो एक इनकी इनकम थी, आप इनकी तरफ कभी ध्यान से देखें कि हम्म। ये जो लड़की, मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, मुझे हम्म। 1 मिनट का समय दें क्योंकि इसको समझाना चाहता हूँ। जी। ये जो लड़की है अपूर्वा मखीजा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी कैलिबर क्या है? करीबन 25 साल की एक औरत है, जिसने अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया था। 17 साल में ये घर से भागी थी किसी के साथ, हम्म। बॉयफ्रेंड के साथ। वहां पे इसके कुछ प्रेगनेंसी इश्यूज आ गई थी। और हम्म। अगर इसका पूरा लाइफ देखा जाए, हाईली डिसफंक्शनल और हम्म। क्या कहते हैं डिजास्ट्रस लाइफ है। इसके पता नहीं किस तरीके से ये विशिष्ट ताकतों के संपर्क में आई, और इसने एक इन्फ्लुएंसर का ये कमा बनाना शुरू किया, जिसमें बहुत ही भद्दी भद्दी और घटिया किस्म की कंटेंट इसने अपने यंग जनरेशन की लड़कियों को और लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने फैलाया, जिसमें बहुत सारे यूथ जो है, हम्म। जिनको इस किस्म के कंटेंट की कमजोरी होती है, जैसे आप कह सकते हैं एक किस्म का सॉफ्ट पॉर्न किस्म का जो एटीट्यूड है, वो उसकी तरफ ग्रेविटेट कर गए। और जी। आज जो उसके पास फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो कितनी नीचतापूर्ण बातें की जा रही है। लोगों को लगेगा कि एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है इन चार पांच लोगों का, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा इसको क्या कहते हैं मॉरल पैनिक और डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये देखिए जिस किस्म की आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चलती हैं, जो हम्म। ये सोप ओपेरास चलते थे, ये बालाजी फिल्म्स ने जो भी सास बहू सीरियल्स चलाई थी, उसमें हम्म। हमारे डिवोर्स रेट कितने बढ़े। तो ये मॉरल पैनिक क्रिएट किया जाता है हमेशा। समाज के मानकों को, समाज के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मैन एंड सोसाइटी, इसको टारगेट करके सोसाइटी को डिवॉल्व किया जाता है। आखिर में होता है जब पूरा समाज विघटित होकर सड़क पे आ जाता है, फिर हो जाता है क्राइसिस, जिसमें गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता है। इस वक्त जो है वो फिर क्या कहते हैं, बाहर की एक ताकत आती है, वो टैंकों के साथ आपके अंदर घुसती है, और आप पराधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहा जाता है, कि शुरुआत क्या कहते हैं कुछ इन्फेक्शियस विचार से होते हैं, वो समाज में क्या कहते हैं दावानल की तरफ फैलते हैं, जिसके वजह से समाज के अंदर क्या कहते हैं अस्थिरता पैदा होती है, कि समाज आंतरिक कलह से ढह जाता है। तो एक बाह्य ताकत आके उस समाज को पराधीन करके अपना गुलाम बनाता है, और उसके सारे संसाधनों का और समाज का खुद उपभोग करता है। तो यही चार स्टेजेस हैं।
जिससे आज जो है सोशल मीडिया, और आप जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुमार कामरा जैसे, उसको हम्म। पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही, कहा ना भाई, स्टेट गेस्ट है वो, है वो कौन सा प्रधानमंत्री है? इसकी कैलिबर क्या, इन व्यक्ति जो है, ये जो भी लोग हैं, आप इनका कैलिबर देखें। रणबीर अलाहाबादिया का एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जीवन में इसने क्या, इस व्यक्ति ने क्या अचीव किया है? इसके तरफ देखें, क्या इन्होंने कोई साइंस में बड़ी उपलब्धि की है? क्या इसने कुछ ऐसा चीज बनाया जो समाज में मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने में या तरक्की देने में कुछ किया है? भूखमरी मिटाई है, कोई वैक्सीन बनाया हो, कोई क्या कहते हैं नया मशीन इजाद किया हो, कोई क्या कहते हैं कोई इंस्टीट्यूशन बनाया, कॉलेज खोला, स्कूल, कुछ किया है? और इन लोगों की आप इनकम देखें, करोड़ों रुपए प्रति माह इनकी इनकम है। इसका कंपैरिजन में इन एक एक व्यक्ति की जो इनकम है, अपूर्वा मखीजा के बारे में कहा जाए 84 लाख पर वीक, लगभग 1 करोड़। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए दुनिया के टॉप एग्जीक्यूटिव जो ब्रिलियंट है अपने डाटा एनालिसिस में और डिसीजन मेकिंग में, वो टॉप 0.51% जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस किस्म की कमाई कर पाते हैं, जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चलाते हैं। और ये लोग इंटरनेट में इस किस्म की कोरी बकवास फैला के, अपने मासेस को गंदा इन्फ्लुएंस करके, उनको उनका चारित्रिक हनन और पतन करा के ये अमाउंट कमाते हैं। सो आपको इस समाज की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार इसको वेपनाइज किया जा रहा है, और हम्म। हम अपने ही मॉरल स्टैंडर्ड्स पे गिरते जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, डिमोरलाइजेशन, जिसके बाद जो है हम्म। हमारा शायद अभी ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है। इसमें अगर हमारा समाज अस्थिर हो गया, तो हम्म। हमारे ऊपर तो चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त कर। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझकर आधुनिक मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक युद्ध में भागीदार बन रहे हैं? जी हाँ, इनफैक्ट इसके पूरे एल्गोरिथम जो हैं, हम्म। ये उसी चीज के लिए, क्या कहते हैं, वायर्ड है। अगर अच्छा। आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ बड़े ध्यान से देखिएगा, पोस्ट ट्रुथ के बारे में कहा जाता है। सोशल मीडिया में को किस प्रकार से प्रयोग किया गया? पहले फेसबुक क्या था? फेसबुक के सर्वर्स कहाँ के थे? वो बेसिकली प्रोजेक्ट अल्ट्रा का बहुत साल बाद का यूज है। अच्छा, इनके जरा बिलियनर्स की तरफ देखें। एक जो है, कोई भी भारत में सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए 14-14 PhD लगते थे। हमारे देश के कुछ साल पहलों की बात कर रहा हूँ। किसी किसी को 15-15 भाषाएं आती थी। हम्म। किसी किसी ने, क्या कहते हैं, कहीं पे कोई महान कार्य किया होता था। नहीं तो क्या कहते हैं, एक विजनरी लीडरशिप, कुछ कैलिबर आपको दिखाई दिखाई देता था, है? तो आज जो है कौन सा कैलिबर हम परोस कर रहे हैं, जो आज के ये जो बिलियनर्स हैं इस किस्म के टेक के, आप बिल गेट्स का देख लें, कॉलेज ड्रॉप आउट है। हम्म। मार्क जुकरबर्ग को देख लें, उस जो लड़के के अंदर आपको कुछ भी नजर आता है कि इसने इतना बड़ा कोई भयंकर सा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, या इसके अंदर ये ब्रेन है? हाँ। फिर ये क्या कहते हैं, ट्विटर के जो इन्फ्लुएंसर, तो अभी तो चलो टेस्ला ने जो एक्स खरीदा वो तो उसकी अलग बात हो जाती है, तो उसने जिसने भी बेच ट्विटर दिया। बनाया था शुरुआत। उसने भी बेच हाँ, दिया, एक दो दिन पहले न्यूज देखा मैंने। हाँ, हाँ। तो ये जो पूरा पूरा जो कबाल आप देख रहे हैं, ये लोगों को इम्प्लांट करती है फेक फेसेस, ताकि पीछे के ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे रॉकरफेलर हो गए, हम्म। जैसे ब्लैक रॉक हो गए, हम्म। जैसे PWC हो गए, ये कभी सामने नजर नहीं आए। ये पीछे से जो है वो स्ट्रिंग्स खींचे, और जो पूरा का पूरे समाज इनके इशारों पे नाचे। तो इनके एल्गोरिथम्स इस प्रकार से हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आपके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, जिनको आप इमोजीज कहते हैं, हम्म। आपको एक फीड दी गई, हम्म। आपको इस पे रिस्पॉन्ड करना है। आप अंगूठा दिखाइए तो आप लाइक किए, आपने हार्ट दिखा दिया तो बहुत ज्यादा लाइक किए, आपने हार्ट को ऐसा पकड़ने वाला दिखा दिया तो बहुत बहुत ज्यादा। तो आप सोचेंगे कि जिस पोस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो है हार्ट को पकड़ने वाला होगा, तो हाईएस्ट लाइक होगा, उसको सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलनी चाहिए। हम्म। करेक्ट?
ये कोई भी लॉजिक सोचेगा। हाँ, लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। अच्छा। आप कभी भी करके देखिए, जिस पोस्ट को आप सबसे ज्यादा हेट बटन दबाएंगे, यानी गुस्से वाला, एंगर वाला इमोजी, ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है उसी इमोजी को क्या कहते हैं ट्रिगर करके स्प्रेड करता है। तो इनके एल्गोरिथम इस किस्म के सबवर्सिव हैं कि जो भी सोशल मीडिया से एडिक्टिव है लेकिन वो हम पूरा का पूरा। ये भी देखा है कि आप अगर कुछ शायरी स्पीच लिखते हैं तो उसको ये लोग हेट स्पीच बोलते हैं, उसको ब्लॉक करेंगे। ये एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इनके स्पेसिफिक एजेंडा से ये लोग चलते हैं। फेसबुक का दूसरा नाम फतवा बुक हो चुका है। जी। क्यों? फेसबुक को चलाने वाले पूरे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से हैं। वो इस किस्म के कबाल से हैं कि आप क्या कहते हैं, इस्लामोफोबिया का जो पूरा कंसेप्ट उन लोगों ने बना के परोस रखा है। वो दुनिया के क्या कहते हैं, हर रिलीजन को फितना बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपको गंदी गंदी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसका सिर्फ आपने रेफरेंसेस दे दिया तो आप इस्लामोफोबिक हैं। और इसके अगर आप पीछे देखें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन हस्तीज है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा अगर आप दें। तो ये एक का नाम है वॉल्टर लिपमैन। ये वॉल्टर लिपमैन जो है, उन्होंने एक बुक लिखा था पब्लिक ओपिनियन। इस व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति को आज रिसर्च करना चाहिए। वॉल्टर लिपमैन कहता है तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है: परसुएशन, पब्लिक ओपिनियन और मीडिया। और उसके तीन बिंदु हैं सबसे इंपॉर्टेंट। हम्म, कहता है कि पीपल डोंट सी वर्ल्ड एज इट इज बट इट दे आर कंडीशनड टू सी इट। यानी व्यक्ति जो है हम्म, वास्तविक परिदृश्य से, वास्तविक परिस्थितियों से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना जैसा परोसा जाता है उससे इन्फ्लुएंस होता है। हम्म, खास करके इतिहास में से हम लोग बहुत सारी चीजों को नहीं जानते, लेकिन जैसी मूवी बन जाएगी हम्म, वैसा व्यक्ति का जो मूड स्विंग हो जाएगा। सो परसुएशन थ्रू मीडिया इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अच्छा, ये वॉल्टर लिपमैन ने ये चीजें सीखी कहाँ से थी, किस वक्त ये पैदा हुआ था? ये हम्म, 1922 की किताब लिख रहा है। और उसी टाइम में जो है मास्टर ऑफ क्या कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, उसका नाम था डॉक्टर जोसेफ गोबल्स। उसने क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा बनाया था। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट वो बोलता है मास मीडिया शेप्स पब्लिक परसेप्शन थ्रू सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। मीडिया क्या करता है, वो ये नहीं बताता है कि क्या सत्य है, वो ये बताता है आपको क्या सोचना है। वो फ्रेमवर्क पैदा कर देता है जिसके अंदर आपका जो है हम्म, विचार इसी की फ्रेमवर्क के अंदर अ, अ, घूमेगा। इस कंसेप्ट को एजेंडा सेटिंग थियरी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना ये एज एन एजेंडा। इसी व्यक्ति के देन है। तीसरा कहा है, कोई भी इलीट हो, कोई भी स्टेट हो, अगर उसको ऑर्डर में चलना है तो हम्म, एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। हम्म, उसको पॉलीआर्की होना पड़ता है। अब ये पॉलोआर्की क्या है? एक तो हम्म, है मोनार्की, जिसे हम लोग ओलिगार्की या पॉलीआर्की कहते हैं। ये क्या है? एक एक तरफ है एक तंत्रशाही यानी राजशाही। हम्म, राजा है और उसका कोर्ट है, राजा के पास आपकी मिलिट्री की ताकत भी है, आपके पास जजमेंट भी है। वो क्या कहते हैं पकड़ भी सकता है, आपको मृत्यु दंड भी दे सकता है। द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी एंड द क्या कहते हैं हम्म, फोर्स, तीनों राजा के अंदर है। यहाँ पे ऑपोजिट में चले जाइए, सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन आ गया। तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है, इन तीनों को आपने अलग कर दिया, लेकिन तीनों को आपने इन्फ्लुएंस करके रखना है। तो क्या करेंगे आप? कंप्लायंट लोगों को उसके अंदर बैठाएंगे, पब्लिक ओपिनियन को आप इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पॉलियार्की क्या हुआ हम्म, कि जनता के अंदर आप उन्हीं कैंडिडेट्स को सामने रखो जो आपके एजेंडा को चला सकते हैं, बाकी लोगों को पूरी तरह से क्रश या डिसमिस कर दो। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो सेट ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं जिसको ये कबाल अलाउ करती है, वो जनरली वही होते हैं जो इनका एजेंडा चलाते हैं। बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे ट्रम्प आ गया। अब ट्रम्प क्यों आ गया? क्योंकि खुद एक शक्तिशाली पुरुष है, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उसके पास खुद के बहुत सारे क्या कहते हैं बहुत बड़ी फॉलोइंग है। बिजनेस एलिट्स में ट्रम्प की पॉलिसी की धक चलती है और उसकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक ह्यूज जो है
हॉस्पिटैलिटी एंड मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट का एम्पायर है, जिस हम्म वजह से वो टक्कर ले पाया। लेकिन जो साधारण विचारक है या साधारण व्यक्ति है, हमारी आपकी तरह, उसके लिए कॉरिडोर्स ऑफ पावर पे ताला लगा हुआ है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, एलीट क्लास के जो लोग हैं, जो इस किस्म से एजेंडा मैनिपुलेशन से मासेस को दबा के रखते हैं, जिन्हें गोयंस कहा जाता है खास टर्मिनोलॉजी में, वो क्या करते हैं, साधारण लीडरशिप को पनपने नहीं देते, सिलेक्टिव लीडरशिप से पॉलियार्की चलाते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के इंटरेस्ट को ही फर्दर करता है। मास इंटरेस्ट को कभी भी क्या हम्म कहते हैं नहीं किया जाता। जैसे आज आप सुनते होंगे एक टर्म है खान मार्केट गैंग, हम्म आप सुनते होंगे एक टर्म है दिल्ली लुटियंस। हम्म तो ये टर्म्स क्यों पैदा हुआ, इसी किस्म के पॉलियार्की के थ्रू पैदा हुआ है। और ये डेमोक्रेसी का वो डार्क साइड है जहाँ पे द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ एंगेजेस इन साइबर वॉरफेयर और नॉट साइबर वॉरफेयर, लेट अस से कॉग्निटिव वॉरफेयर इन इट्स ओन पॉपुलेशन, अपने ही लोगों पे कॉग्निटिव वॉरफेयर करता है। हम्म। तो आम नागरिक जो है वो अपने आप को डिजिटल हेरफेर यानी इस डिजिटल मैनिपुलेशन से कैसे बचा सकता है? सबसे पहले डिजिटल हर चीज से बचने के लिए आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। युद्ध किसका है, सूचना का है। हम्म तो युद्ध में आप किस चीज का हथियार का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के ढाल का प्रयोग करेंगे, वो भी सूचना ही होगी। जी। जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का जो है उत्तर इंफॉर्मेशन होता है। और इसके लिए प्रॉपर एटीट्यूड कंडीशनिंग होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आप स्वीकार करेंगे, कौन स्वीकार्य है, कौन अस्वीकार्य है। अब इसके लिए समझना क्या है, अभी आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन बताता हूँ, पॉलिटिकल नहीं हो तो, बट एक आइडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। लोग, एक मायावती कहती है मनुवादी है, एक हम्म गाली बना दिया मनुस्मृति को, जी। मनुस्मृति जलाना, अपमान करना, ये वो। हम्म कहा गया है कि इसके अंदर का जो सो कॉल्ड ये भीमटे हैं, या जो आपके भीम मीम वाले जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर औरतों के बारे में बहुत गंदी गंदी बात कही गई है। हम्म तो मैंने कई लोगों से पूछा, भाई कहाँ पे ये मनुस्मृति की कॉपी है, जरा खोल के दिखा दो, कौन सा चैप्टर है, कहीं पंक्ति है, किधर तो लिखा होगा। हम्म नहीं नहीं, ये तो है। मतलब क्या है भाई, बकवास क्यों कर रहे हो, गो टू द रेफरेंस, ये मनुस्मृति है। हम्म क्या कहते हैं, ये गीता पब्लिकेशन की मनुस्मृति सामने रखी है, इसके अंदर बताओ, कहीं पे तो लिखा होगा, कहीं पे तो पढ़े होगे। नहीं। और इसके चैप्टर 2 के प्रत्येक श्लोक में क्या लिखा हुआ है, यत्र पूज्यंती नारीति तत्र रमन्ति देवता। जहां पे वुमेन एम्पावरमेंट है, हम्म वो टेक्स्ट को सबसे ज्यादा बोला गया नारी विरोधी है। जहां पे बोला गया है, क्या कहते हैं, समाज में दलित का शोषण किया जा रहा है, ऑपोजिट में देखते हैं दलित जो है वो प्रोड्यूसर है, समाज का सबसे ज्यादा रिसोर्सेज उसी के पास पौराणिक समय में थी। इनका शोषण इसलिए हुआ क्योंकि आक्रांताओं ने इन्हीं से सामान लूटा और इनको दमन किया। तो ये जो पूरा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको जनता के अंदर जागृति लानी पड़ेगी। तो कोई कह दिया सीता रावण की चीख से पैदा हुई, पूछो भाई ये जो तुमने कौन सा फूंका है, कौन सा सब्सटेंस है, एकाएक सूंघा है कि हम्म तुम्हारे अंदर ये विकृति पैदा हुई और तुमने ये कहानी बता दी। कहाँ भाई, हमको लिख के बताओ भैया, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट है, कमवंत रामायण है, क्या कहते हैं, रामायण के भी कितने हैं, वाल्मीकि रामायण है, किधर लिखा है? और मुझे ट्रांसलेशन दिखाओ, तुम्हारे पास तुम टेक्नोलॉजी है, गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल लेंस है, लेंस से डाल के ट्रांसलेट कर लो जो भी तुम्हारे टेक्स्ट दिखेगा वर्ल्ड में। कहाँ लिखा है? यहाँ तक कि आज क्या कहते हैं, सुमेरी के लिखे हुए क्ले टैबलेट्स, द क्या कहते हैं, द टैबलॉइड्स ऑफ गिलगिमिश, उसको भी लोगों ने पढ़ लिया है। गूगल के पास आज वो ताकत है एआई में, उसके टेक्स्ट को भी इंटरप्रेट कर देते हैं। तो भैया अब हमें कहाँ का दिखाओ ना टेक्स्ट कहाँ को? लिखा है। कौन से टेक्स्ट को? ये जो है सुमेरी सभ्यता जो थी, सुमेरियंस, उसके अंदर गिलगेमिश बोल के एक राजा था, उसकी पूरी कहानी जो है क्ले टैबलेट्स में क्यूनिफॉर्म सेट ट्रायंगल का जो बम्बू था, उससे दबा के लिखा गया था। दुनिया का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है जो कि क्ले टैबलेट्स में लिखा है। आज एआई के पास वो ताकत है कि अगर आप उसकी फोटो ले लें तो उसका टेक्स्ट वो इंटरप्रेट करके आपको बता सकता है।
तो अगर जो 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 लिपियां हो चुकी हैं, जैसे हम्म, प्राकृत है, वो तक आप पढ़ के बता सकते हैं। तो ये जो भी किस्म की किंवदंतियां और बकवास फैलाई जा रही है, इसको क्रॉस वेरीफाई करें, जी इसके रेफरेंसेस देखें, किसी भी जी। चीज पे अंधाधुंध विश्वास ना करें। हम्म, ये माइंडसेट जो है तैयार करना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा डिफेंस है। जी। तो क्या सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नियंत्रित करना चाहिए? ये एक विवादित विषय है, लेकिन जिस जहां पे भी हम देखेंगे कि इसका वेपनाइजेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर एक सोच विचार डिबेट और कुछ ना कुछ एक्शन जरूरी है। और अपने राष्ट्रीय जहां पे हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करके कलर्ड रेवोल्यूशन, या जहां पे हम कहें कि एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। जैसा देखे, जो इजिप्ट में सबसे पहला कलर रेवोल्यूशन हुआ, जो यूरो मैदान हुआ, वो कहाँ से हुआ? हम्म, वो हुआ बेसिकली आपके एक फेसबुक पोस्ट के थ्रू हुआ, जो यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ। वो कैसे हुआ? सर्वेंट ऑफ द पीपल बोल के एक सीरियल चला है, जहाँ पे ये जोकर अपने आप को प्रेसिडेंट बनाता था। तो इसने एक मेक बिलीव बनाया, जिसमें प्रेसिडेंट के सारे काम को ये करते हुए दिखाया गया कि ये बहुत ही राष्ट्रवादी और कट्टर ईमानदार है। जैसे हमारे कुछ दिन पहले दिल्ली के मालिक थे ना, कट्टर ईमानदार, शीश हम्म, महल वाले। तो हम्म, ऐसे ही कट्टर ईमानदार अपने आप को दिखाए, परसेप्शन बना दिया। हम्म, और लोगों ने विक्टर इवानोविच जैसे, क्या कहते हैं, एक राष्ट्रवादी नेता को उखाड़ के, जो कि जी, इलेक्शन जीत के आया था, उसको हम्म, रिजीम चेंज ऑपरेशन में यूरो मैदान में उनको क्या कहते हैं, भगा के रशिया में हम्म, बेचारे गए और अपने राष्ट्र को विघटित होते देखा। इस जोकर को बैठा है, फिर उसके बाद आप इतिहास देख लीजिए, क्या दुनिया में भसड़ मची है। तो इसी किस्म की चीजें होती हैं, हमारे तो पास आपको अभी दो लोगों। मिनट का ही समय बचा है। और हमारे पास एक प्रश्न और है। तो हम लोग फिर से एक जी विराम लेते हैं और फिर से अंत वाला अंतिम में जो प्रश्न है वो उसको ले लेते हैं। जी 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 तो दोस्तों, हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। हमारे पास में कुछ प्रश्न और भी हैं, तो हम लोग फिर से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो हम लोगों के साथ साझा करें। हम लोग इसका उत्तर आपको देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत ज़्यादा धन्यवाद सप्तऋषि जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य ज्ञान हम लोग के साथ साझा किया। हम लोगों को बहुत ही जानकारी मिला। और ये जो मुद्दा है ये बहुत ही कंटेम्प्ररी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को सजग होना चाहिए, तभी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आप लोग इस विषय पर गहराई से सोचें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।